हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। दोस्तों, आजकल मैं आपको यूट्यूब पर बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और उसके लिए हम सेंटअप एग्जाम 2020 के क्लास 12 के मैथमेटिक्स पेपर लेकर के सॉल्व करते हैं। और इसके बाद हम और भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे और भी सब्जेक्टिव वगैरह बताएंगे। यानी यूट्यूब के माध्यम से हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्लास 12 के लिए लेके आते रहते हैं। ज़रूरत के अनुसार क्लास 11th का भी लेके आएंगे, लेकिन अभी क्लास 12 का एग्जाम सर पे है, जिसके कारण हम ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 के लिए लेके आते हैं। आज हम उसी सेंटअप एग्जाम का जो पेपर है, जो इस साल 2020 में क्लास 12 के मैथमेटिक्स सेंटअप एग्जाम था, उसके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 41 को हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि मोड के इक्वल टू व्हाट। तो हर कोई जानता है कि के की इकाई सदिश है, क्योंकि के पर कैप लगा है जो कि वाई अक्ष के जेड अक्ष के अनुदिश लिया जाता है। तो जब ये इकाई सदिश है तो इसका मोड हमेशा एक होगा, इसलिए एक जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। तो इसका जवाब होगा बी। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 42 नंबर में लिखा है इस प्रकार से, मोड 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, ऐसे लिखा है। अब ये मोड में है तो बताओ भाई, मोड का अर्थ हम आपको पढ़ाए हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आजकल हमारे क्लास में चल रहा है चैप्टर। तो देखो, 2 के स्क्वायर 4 आएगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 25, 4 29, यानी रूट अंडर 29 जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, यानी सी नंबर में है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 43 नंबर में पूछा है जे इंटू के। अरे भैया, हम अभी अभी बताए हैं कि जे इंटू के 0 होता है। आपके डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया है, अभी क्लास में चल रही सब। जे इंटू के मतलब जे डॉट के, जवाब 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही है। अगर यहाँ जे डॉट के जगह पर आई डॉट आई होता तो आंसर 1 होता। माने सेम सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में तो 1 होता है, और सेम सेम नहीं रहता है डॉट प्रोडक्ट में तो 0 जवाब होता है। ये बात आप जानते हैं। जे डॉट जे होता तो इसका आंसर 1 होता, के डॉट के होता तो इसका आंसर 1 होता, लेकिन आई डॉट जे चाहे आई डॉट के चाहे जे डॉट के माने अलग अलग होता तो उसका जवाब 0 होता डॉट प्रोडक्ट में। ऐसा आप पढ़े हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आई क्रॉस जे इक्वल टू वेक्टर 0, ये दिया है। बी नंबर में दिया है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए। सी नंबर में दिया है ए डॉट बी बराबर होता है ए क्रॉस बी। और डी नंबर में दिया है जे क्रॉस के इक्वल टू आई। पूछ रहा है कि चारों में कौन सही है। तो देख भाई, आई क्रॉस जे 0 नहीं होता है, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि आई डॉट जे 0 होता है। माने अलग अलग डॉट प्रोडक्ट में होता है तब 0 होता है। सेम सेम अगर डॉट प्रोडक्ट में होता है तो 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई होने पर जवाब 0 होता है, माने सेम सेम होने पर 0 जवाब होता है, वेक्टर 0। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ वेक्टर 0 लिखा है तो ये दोनों सेम सेम तो है नहीं कि जवाब वेक्टर 0 सही है। तो यहाँ जवाब उसके लिए अगर हाई लिखा है तो उधर उसको जे देना चाहिए, के देना चाहिए, क्योंकि आई क्रॉस जे बराबर के होता है, के। तो आई क्रॉस जे बराबर वेक्टर 0 लिखना उसका गलत है। अगर आई क्रॉस जे बराबर के लिखा होता तो ये सही होता, क्योंकि ऐसा चक्र घुमा करके आपको एक दिन हम पढ़ाए थे। इस तरह से होता है कि यहाँ आई रहता है, यहाँ जे रहता है और यहाँ के रहता है। जब आई क्रॉस जे होता है तो जवाब के होता है, जे क्रॉस के होता है तो जवाब आई होता है, और के क्रॉस आई होता है तो जवाब जे होता है। तो यहाँ आई क्रॉस जे है तो जवाब के होना चाहिए, जबकि वो वेक्टर 0 लिखा है, इसलिए ये गलत है। बात समझ रहे हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। अगर यहाँ माइनस लगा रहता तो सही होता, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, इसलिए यो गलत है।
ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर तो कभी होगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट कभी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा नहीं, इसलिए ही गलत है। जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, देखिए इस पर है जे के बाद के तो के बाद आंसर होगा आई, माने जे क्रॉस के तो आंसर होगा आई, जो कि इसमें दिया है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बात समझ रहे हैं ना। तो अभी हम अपने क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये सब क्वेश्चन है। अब बहुत आसान आसान है, आप समझ जा रहे होंगे, आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, तो ये 44 नंबर क्वेश्चन था। अब हम पहुंचेंगे 45 नंबर पर और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में पूछ रहा है एक्स अक्ष की दिक् कोजिया। अरे भैया, हर कोई जानता है कि एक्स अक्ष की दिक् कोजिया होती है 100, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, जो कि बी नंबर में है, इसलिए बी सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर में कह रहा है कि L1 M1 N1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 L2 M2 N2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिक् कोजियाओं वाली दो समानांतर रेखाएं हो तो निम्न में कौन सत्य है। अरे भैया देखो, जब एगो हाई दिक् कोजिया है, एगो हाई दिक् कोजिया है, और समानांतर रेखा की बात कर रहा है, तो जवाब होगा L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। आजकल ये मेरे क्लास में चैप्टर चल रहा है, आप उस आधार पर समझ जा रहे हैं। L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2 होने पर क्या होता है, समानांतर होता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होने पर क्या होता है, समानांतर होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होने पर क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ समानांतर की बात बोला है, तो हाई जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, जो कि डी नंबर में है, और ये सही है। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में लिखा है, 47 में लिखा है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात 2 -1 -2 है तो इसकी दिक् कोजिया बताएं। अरे भैया, जब दिक् अनुपात पता है, एक्स वाई जेड पता है, तो एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही हमारा दिक् कोजिया होता है। यानी 2 बटा रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, और 2 के स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 यानी 3, तो हो जाएगा 2 बटा 3 कोमा माइनस 1 बटा 3 कोमा माइनस 2 बटा 3। ये जिस ऑप्शन में होगा वही दिक् कोजिया होगा। 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस 2 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, उसी में ये दिया है। तो 47 नंबर क्वेश्चन भी आप बना लिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 48 नंबर में लिखा है 4x प्लस में 8y और प्लस में z माइनस में 8 बराबर 0 और y प्लस z माइनस में 4 बराबर 0, दो समतलों के बीच का कोण निम्न में कौन होगा, पूछा है। दो समतलों के बीच का कोण। अरे भैया देखो जी, हाई y या z दिया है, x नहीं दिया है, तो 0x अपने से लिख लो, 0x अपने से लिख दो। अब इस प्रकार से ये हो गया 0x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 बराबर 0 एगो समतल दिया है, और 0x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 बराबर 0 एगो समतल दिया है। और जब दो गो समतल हमको पता है, तो दोनों समतल के बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है cos थीटा का। तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 माने 4 गुने 0 प्लस b1 b2 8 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 ऐसा हो गया। अब बटा रूट अंडर 4 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर अलग, और रूट अंडर 0 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर। मतलब भाई a1 b1 c1 a2 b2 c2 सेट कर दिए, इस पर सेट कर दिए, तो जवाब क्या आएगा भैया, 4 गुने 0 0, 8 एकम 8 1 एकम 1, 8 गो एगो 9 गो, ऊपर आ गया 9,
आ नीचे 4 के स्क्वायर 16, 8 के स्क्वायर 64, आ 1 के स्क्वायर 1 81, 81 के वर्गमूल 9, आ इंटू में 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1 यानी √2। ऐसा तो 9 से 9 कट गया, 1/√2 cos थीटा में 1/√2 का डिग्री का मान है 45 डिग्री का, और इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 45 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन उद्देशीय फलन नहीं है? उद्देशीय फलन नहीं है। अब देखो भाई, ये तो आप अपने से भी बता सकते हो, कुछ नहीं जानते हो तो भी बता सकते हो, बात समझ रहे हैं ना? अब देखो यहाँ लिखा है 7x + 3y, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 8x + 9y। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3x - 5y। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है x + y ≤ 3। क्वेश्चन नंबर है 49। कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में, कह रहा है प्रश्न में, तनी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्देशीय फलन नहीं है, माने किसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखो भाई, सबसे बड़ा बात है कि हई तो फलन है ही नहीं, ये तो असामिका है। हई फलन है, अगर fx के चाहे fx, y ले लिया जाए, चाहे इसको fx, y ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए, तो वो एक फलन दिख रहा है। ये तो फलन नहीं है क्योंकि ये असामिका है, इसमें <= का चिन्ह है, असामिका है। तो सबसे बड़ा बात है कि उद्देशीय फलन नहीं है, तो जवाब आप इसी को देंगे। अगर नइखे कुछ समझ में आवत तो इस चारों में सबसे अलग भी बा, हट के भी बा, बाकी सब तो एक खानी बा। तो जब हट के बात कर जवाब ये हो सकत बा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उद्देशीय फलन इसमें कौन नहीं है, तो यही फलन नहीं है, चाहे कोई भी फलन नहीं है। तो जब फलने नहीं है, ये असामिका है, तो उद्देशीय फलन हो चाहे कोई भी फलन हो, हम बोल देंगे कि ये उद्देशीय फलन नहीं है। हाई तो किसी न किसी उद्देश्य से है। यहाँ एक्स वाई का मान पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर रहेगा, एक्स वाई का मान पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर रहेगा। लेकिन ये ऑलरेडी असामिका में सेट है, एक्स वाई का मान आप वही पुट कर सकते हैं जिससे कि 3 से मान छोटा है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में कौन ऋणेतर व्यवरोध है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है x > 0, y > 0। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2x + 3y > 0। डी में लिखा है, सी में लिखा है x <= 0 y > 0। डी में लिखा है इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब देखो 4 ऑप्शन है, आप पूछ रहे हैं इसमें कौन ऋणेतर व्यवरोध है। ऋणेतर का अर्थ होता है ऋण को छोड़कर, माने ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। तो देखो x का भी मान 0 से बढ़, y का भी मान 0 से बढ़, तो ये धनात्मक हुआ, 0 से बढ़ यानी धनात्मक। तो x का मान 0 से बढ़, y का मान 0 से बढ़, धनात्मक, तो यही ना है ऋणेतर व्यवरोध, यानी ऋण को छोड़ के व्यवरोध है ये, माने ऋण को छोड़ के बाकी सब है। इस तरह से ये जो है, ये इसमें x y के मान रखने पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना? ये जो है, ये x का मान 0 से छोटा है, y का मान 0 से बड़ा है, तो एगो निगेटिव है, एगो पॉजिटिव है। इनमें से सभी बोलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि एगो निगेटिव इसमें मिल रहा है। इसलिए ऋणेतर व्यवरोध यही होगा, यानी ऋण को छोड़ के खाली धनात्मक यही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर में लिखा है x + y <= 4, x > 0, y > 0, z बराबर लिखा है 3x + 4y, तो अधिकतम मान बताएं। देखो भाई, हाई दोनों का अर्थ होता है प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तब x और y दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट चतुर्थांश में। तो जब प्रथम चतुर्थांश में ये दोनों बड़ा होगा, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों को समझ लेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। x + y <= 4, इसका अर्थ है कि x 0 रखोगे तो y 4 मिलेगा, तो यहाँ 4 मिल गया। y 0 रखोगे तो x 4 मिलेगा, यहाँ 4 मिल गया। ऐसे खींच देंगे। लेस देन यानी इधर कलर होगा, इधर वाला भाग होगा। तो जब हाई है 4,0, हाई है 0,4, हाई है 0,0, तो हम रखेंगे जब ले चल के
400400 इसमें रखेंगे 00 तो 0 हाई रखने से मिला 0 और 04 तो 0 रखने से है 0 है, यहाँ 4 रखने से 4 चौका 16 तो हाई रखने से मिला 16 40 तो 4 यही 12 यहाँ 0 तो हाई रखने से मिला 12 16 12 0 में बड़ कौन है 16 इसलिए इसका अधिकतमीकरण मान होगा 16 देख सकते हो बड़ी आराम से आप बता सकते हो 16 ठीक है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है सी में 16 दिया है सी सही है इस प्रकार से ये 51 नंबर क्वेश्चन हो गया 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर में लिखा है दो स्वतंत्र घटनाओं ई और एफ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा देखो जब ई और एफ स्वतंत्र घटना होता है तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही है यानी सी नंबर इसका सही है ठीक है 52 के बाद 53 नंबर में चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 53 नंबर के लिए बोर्ड मिटाना पड़ेगा वेट करो थोड़ा देर बोर्ड मिटा देते हैं फिर 53 नंबर आपको बताते हैं हो गया आइए देख लेते हैं 53 नंबर की क्या बात है भाई थोड़ा सा 53 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है ठीक 7 जीत आने की प्रायिकता बताएं देखो 10 बार उछाला जाता है और 7 बार चीत आने की प्रायिकता बतानी है अरे भैया जब 10 बार उछाला गया है उसमें से 7 बार चीत आया है तो 10C7 तो रहेगा ये बात सही है लेकिन जब 7 बार चीत आया है तो इसका अर्थ है कि 3 बार पट आया होगा बात को सोचो थोड़ा सा मान लीजिए कि 7 बार जब चीत आया है तो 3 बार चीत नहीं आया होगा यानी 3 बार पट आया होगा तो जब 10 गो में सबसे पहला बात कि एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता 1/2 होती है अब पट आने की भी प्रायिकता वही होती है पट के लिए भी 1/2 होती है तो जब 10 बार में 7 बार चीत आया है तो 1/2 के पावर 7 चलेगा लेकिन 3 बार पट आया है तो 1/2 के पावर 3 भी चलेगा बात समझ रहे हैं अब ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वो सही है अगर ऐसा नहीं मिलता है तो सही नहीं है देख लीजिए तो 10C7 तो मिला है 1/2 के पावर 7 भी मिल जाएगा लेकिन 1/2 के पावर 3 नहीं मिलेगा इसलिए नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा डी नंबर इनमें से कोई नहीं अगर ऐसा मिलता है तो सही है न तो नहीं है अब इसको आप देख के समझ सकते हो कि 10 बार में 7 बार चीत आया है तो 10C7 चलेगा अब उसमें कहा जा रहा है कि 7 बार जब चीत आया है तो इसका अर्थ है कि 3 बार पट आएगा तो ऐसे सेटिंग करना पड़ेगा चलिए अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 नंबर पे चलते हैं 54 नंबर में लिखा है यदि n एक द्विआधारी संक्रिया O इस प्रकार है कि A ऑपरेशन B यानी A संक्रिया B इक्वल टू A के पावर 4 प्लस B के पावर 4 से परिभाषित होता है तो 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू व्हाट अब देखो A ऑपरेशन B इक्वल टू A के पावर 4 B के पावर 4 तो 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 2 के पावर 4 16 1 के पावर 4 1 16 1 17 आंसर होगा 17 तो 17 जिस ऑप्शन में होगा सी नंबर में है सी नंबर सही है कहीं कहीं O के जगह पर स्टार भी दिया रहता है स्टार तो डरना नहीं है उसको हम संक्रिया बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं तो A ऑपरेशन B इक्वल टू A के पावर 4 प्लस B के पावर 4 सेटिंग है तो 1 ऑपरेशन 2 यानी 1 के पावर 4 2 के पावर 4 तो हो जाएगा आंसर 17 तो 54 नंबर क्वेश्चन बन गया 54 के बाद 55 नंबर पे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में लिखा है K इंटू I क्रॉस J K डॉट I क्रॉस J देख भाई I क्रॉस J बराबर होता है K और डॉट में K तो K डॉट K बराबर होता है 1 इसलिए 55 का आंसर होगा 1 बी नंबर सही है ठीक है देखो I क्रॉस J होता है K आ K उतर गया डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में सेम होने पर 1 आंसर होता है 1 हो गया इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 56 में लिखा है K क्रॉस I क्रॉस J ऐसा लिखा है अब देख भाई
के क्रॉस आई, तो आई के बाद होता है जे, जे के बाद होता है के, और के बाद होता है आई, तो के क्रॉस आई मतलब जे, तो के क्रॉस आई मतलब हो गया जे, और जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम आता है, तो जवाब वेक्टर जीरो होता है, और वेक्टर जीरो जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, यानी इसका डी नंबर है सही। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी बन गया। अब आते हैं थोड़ा 57 देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 में लिखा है आई डॉट आई क्रॉस आई, ऐसा लिखा है। तो आई क्रॉस आई तो खुद वेक्टर जीरो है भाई। अब वेक्टर जीरो में डॉट प्रोडक्ट होगा तो जीरो आंसर होगा, वेक्टर जीरो नहीं खाली जीरो आंसर होगा, तो जीरो नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आई है, आई जो है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में किसी भी अदिश राशि से गुना करेंगे तो जीरो हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आई क्रॉस आई होता है वेक्टर जीरो, अब वेक्टर जीरो से जब आई में गुना होगा तो फिर जीरो ही होगा, यानी आंसर हम बोल सकते हैं जीरो। ठीक है, चलिए तो 57 नंबर हो गया। 57 नंबर के बाद 58 नंबर पे आते हैं। 58 नंबर मिटा देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड भर गया है। चलिए देखिए तो अब 58 नंबर कैसे बनेगा। 58 नंबर में लिखा है, 58 नंबर में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित है एन में कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब निम्नलिखित में कौन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है स्टार सहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं। देखो आगे कुछ भी लिखा है उस बात को खत्म करो, इसी दो में हमारा आंसर मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रम विनिमय कौन होता है, ए स्टार बी मतलब ए ऑपरेशन बी, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है। अगर बी पहले कर दें ए बाद में कर दें, हाई पहले कर दें हाई बाद में कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कहलाता है क्रम विनिमय, क्रम पलट गया, क्रम विनिमय चलेगा। लेकिन सहचर्य कौन होता है भाई, ए स्टार बी ऐसा दिया है, स्टार सी भी दिया रहता, ऐसे ही घेरा रहता, तब इसमें कुछ कंडीशन होता, 3 गो दिया रहता, तब उसमें कुछ 2 गो को अलग घेर दिया जाता, अगले स्टार में चल के ऐसे हो जाता है, ए स्टार बी है घेर दिया जाता है, स्टार सी किया जाता, तब जाके सहचर फॉलो होता। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ सहचर वाली तो बातें नहीं है, यहाँ क्रम विनिमय वाली बात संभव है। तो क्रम विनिमय होगा लेकिन सहचर नहीं होगा, यानी बी नंबर ही ऑप्शन सही है। आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो सही है उसको बता दिए। चलिए तो इस प्रकार से हमारा 58 के बाद 58 खत्म हो गया। तब हम चलेंगे 59 नंबर पे, और 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 में लिखा है एक छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है। तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है। न होने की प्रायिकता 1/5 है। तब 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता, 5 छात्रों में से 4 तैराक होने की प्रायिकता, अब देख भाई सुनो, 5 में से 4 तो 5C4 चलेगा। तैराक होना और तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है। तो जब तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है, तो तैराक होने की प्रायिकता 1 में से घटा देते हैं, 1/5 निकलेगा 4/5।
मतलब जीत की प्रायिकता पता होने पर हार की प्रायिकता निकालने के लिए 1 में से घटा दिया जाता है। तो न होने की प्रायिकता 1/5 है, तो होने की प्रायिकता होगा 1 घटा 1/5 यानी 4/5। अब चलो 5 में 4 तैराक होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 5C4, तो 5 गो में जब 4 गो तैराक होगा तो 4/5 के पावर लिखाएगा 4, क्योंकि तैराक होने की प्रायिकता 4/5 है। तो में से 4 गो, जब 4 लड़का जब तैराक होगा तो 4/5 के पावर 4, तो जब 4 गो तैराक होगा तो 1 गो तैराक नहीं होगा, यानी 1/5 1 रहेगा। जैसे 5 गो लड़का है उसमें से 4 गो तैराकी है, तो तैराक होने की प्रायिकता, एगो के तैराक होने की प्रायिकता 4/5 है। तो 4/5 के पावर 4 करेंगे, क्योंकि 5 गो में 4 गो तैराक है। 1/5 जो है वो तैराक न होने की प्रायिकता है। तो 5 गो लड़का में से 4 गो तैराकी हो गया, तो तैराकी होने की प्रायिकता के पावर 4 और तैराकी न होने की प्रायिकता के पावर 1, तबे ना 4 गो एगो मिलकर 5 गो लड़का पूछ जाएगा। और इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें भी होगा वो सही है। ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये सही है। ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा क्लास में स्लोली पढ़ाएंगे, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे बढ़िया से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा इस पे बताते हैं तो वीडियो में कम समय में ज्यादा चीज बताना होता है, तो थोड़ा सा तो फास्ट बताएंगे ही। ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट तो सॉल्व करेंगे ही। ज्यादा समझने के लिए क्लास में संपर्क करना पड़ेगा आपको। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है समुच्चय A, B, समुच्चय A, B पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, संक्रियाओं की संख्या। अब देखो इसका एगो नियम होता है 2 के पावर n स्क्वायर। n मतलब हमें कई गो सदस्य हैं, 2 गो सदस्य हैं, तो इसका जवाब होगा 2 के पावर 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर माने 4, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 माने 16। अब इस प्रकार से इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। क्लियर। अब हम 60 गो ऑब्जेक्टिव सेंटअप एग्जाम के बना दिए, यानी बोर्ड मॉडल कुछ ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। इस आधार पर आप और भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और हम सेंटअप एग्जाम के ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर दिए। अब अगले दिन से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।